Income tax returns filing has already been started for financial year 23-24. बहुत से लोग खुद से अपना रिटर्न्स फाइल करवा रहे हैं या फिर किसी कंसल्टेंट्स के हेल्प लेके अपना ITR फाइल करवा रहे हैं। बट ध्यान रखिए कि जब अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो उसमें कहीं पे आप मिस्टेक्स ना करें। कोई भी मिस्टेक अगर होती है तो सीधा आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स डिफेक्टिव माना जा सकता है या फिर आपको पीनल प्रोविजंस का सामना करना पड़ सकता है। तो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमने पिछले सालों तक हमने चेक करते आ रहे हैं जिसके वजह से काफ़ी लोगों का रिटर्न्स को डिफेक्टिव कर दिया गया या वैलिड ही नहीं माना गया। आज हम पूरे इस वीडियो में उन सारी कॉमन मिस्टेक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आप कैसे बच सकते हैं उन मिस्टेक्स से, हम उसके ऊपर भी आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप ये देख लीजिए कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म्स को, काफी प्रकार के फॉर्म्स है, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आप प्रॉपरली रीड करके आप अपने ITR फॉर्म को सेलेक्ट कीजिए। किसी ने आपको बोल दिया है कि आप इसी ITR फॉर्म को सेलेक्ट करके आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर लीजिए, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। प्रॉपर ITR फॉर्म्स को आप रिव्यू कीजिए और रिव्यू करने के बाद देन यू स्टार्ट फाइलिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्म, सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर फॉर्म एंड देन स्टार्ट फाइलिंग इट। तो ये पहली चीज है। दूसरी चीज, आपके रेजीम को आपको प्रॉपर्ली सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब इन द सेंस कि जो न्यू रेजीम आया हुआ है, न्यू रेजीम जहां पर टैक्स के रेट्स कम चार्ज होते हैं, अगर आपको वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप न्यू रेजीम में जाना चाहते हैं तो आप न्यू रेजीम में जा सकते हैं। अगर आपको ओल्ड रेजीम ज्यादा बेहतर है कि मतलब नहीं, मेरा ओल्ड रेजीम में मेरा टैक्स 10,000 बन रहा है और न्यू रेजीम में मेरा टैक्स सिर्फ 7,000 रुपए बन रहा है, तो मैं न्यू रेजीम मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, तो आप न्यू रेजीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको ये चीज समझ में आएगी। तीसरी चीज, सारे बैंक अकाउंट्स को आप रिव्यू कीजिए। आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स है, जो डोरमेंट अकाउंट्स भी है, आप उसको रिव्यू कीजिए। क्योंकि क्या हो जाएगा, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैलराइड इंडिविजुअल है, उसको तो लगता है कि भाई मेरी सिर्फ सैलरी की कमाई ही मेरी मेन कमाई है, मुझे वही सिर्फ अपने इनकम टैक्स को दिखाना है। बट जो बैंक अकाउंट्स उसके पास पड़े हुए हैं, उस बैंक अकाउंट में उसको इंटरेस्ट इनकम भी मिल रहा है, वो इंटरेस्ट इनकम भी उसे अपनी ITR में शो करना है। लास्ट ईयर तक बहुत ऐसा हो रहा था कि काफी लोगों ने इंटरेस्ट इनकम शो ही नहीं किया हुआ था, तो उनको अपने ITR फाइलिंग के टाइम पे ITR फाइल तो हो गया, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें सीधा नोटिस पे नोटिस आने लग गए कि भाई उन्होंने इनकम हाइड किया हुआ है एंड नाउ दे हैव टू पे पेनल्टी देयर। तो ये चीज आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, जितने भी आपके एग्जेम्प्ट इनकम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको LIC आपका मैच्योर हो गया है, अगर वहां से आपको पैसे आ रहे हैं, भले ही आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना है, बट फिर भी आप ध्यान में रखिए कि आप उसको डिस्क्लोज कीजिए। सो आपको आपके सारे एग्जेम्प्ट इनकम्स को डिस्क्लोज करना है। फिर सारे अपने 26AS और AIS को आप बराबर से चेक कर लीजिए। ये क्या होता है? AIS का मतलब क्या है? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये वो इंफॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट के इनकम टैक्स पोर्टल से मिलता है। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है कि गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया हुआ है, तो जितना, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं से कंसल्टेंसी फीस आ रही है, वो आपके AIS में रिफ्लेक्ट होगी। आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिला हुआ है, वो आपके AIS में रिफ्लेक्ट होगा। अब आप क्या करते हो, आप अगर अपने ITR में ये इनकम दिखाते ही नहीं हो तो गवर्नमेंट सीधा सीधा आपको, आपके ऊपर पीनल प्रोविजंस एप्लीकेबल कर देगा कि भाई आपने अपनी इनकम छुपाई है। तो ध्यान में रखिए, जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है आप उसको डिस्क्लोज करना ना भूलें। उसके बाद जितने भी आपके पुराने पिछले साल के लॉसेस हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किया है, अब आपके लॉसेस पिछले साल अगर हो चुके हैं, ठीक है, और ये साल अगर आपके प्रॉफिट्स हैं, तो आप ध्यान में रखिए कि आप पिछले साल के लॉसेस को आप सेट ऑफ कीजिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल पिछले साल आपका लॉसेस था 2 लाख रुपए का, इस साल आपका लॉस हुआ है, इस साल आपका प्रॉफिट हुआ है लेट्स से 3.5 लाख का, तो 3.5 लाख माइनस 2 लाख, नेट आपका 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट पे आप इनकम टैक्स आप पे कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हो तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा 3.5 लाख रुपए पे, तो आप ज्यादा पे कर रहे हो, विच इज गोइंग टू बी रॉन्ग फॉर यू। ठीक है, और अगर आपने ये साल भी आपने लॉसेस अगर आपका हुआ है शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, तो आप ITR में जरूर उसको डिस्क्लोज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अगर आपने कहीं पे डोनेशन दिया हुआ है, किसी NGO को आपने डोनेशन दिया हुआ है। पहले के जमाने में क्या होता था कि सिर्फ हम डोनेशन दे देते थे, उनसे हम सिर्फ एक पर्ची ले लेते थे कि भाई ATG का हमें एक रिसीट बना के दे दीजिए, बात खत्म। बट अब ऐसा नहीं है।
आपके पास जो आप डोनेशन देते हो, आपके पास एक प्रॉपर एक रिसीट होना चाहिए। वो रिसीट का नाम है फॉर्म 10BE। ये 10BE फॉर्म आपके पास होना चाहिए जहां पर आपने डोनेशन दिया हुआ है, तभी आप डोनेशन का इनकम टैक्स में आप बेनिफिट आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आप सारे बैंक अकाउंट को आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके प्री वैलिडेट कीजिए। होता क्या है कि हम जब इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, रिफंड अगर हमें आने वाला होता है तो रिफंड हम क्लेम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पे हमारा बैंक अकाउंट ही वैलिडेट नहीं है। अगर वैलिडेट नहीं होता है तो आपका रिफंड जो है वो स्टक हो जाता है और फिर वो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के पहले अपना अकाउंट को आप जरूर प्री वैलिडेट कीजिए। आप अगर नॉन रेसिडेंट है तो इतना याद रखिएगा कि आपकी सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी और आपको वही सिर्फ डिस्क्लोज करना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में। नेक्स्ट, जो भी आपके फॉर्म 16 है, जितने भी आपकी कंपनीज आपको फॉर्म 16 दे रहा है, वो फॉर्म 16 शुड एग्जैक्टली मैच विद आवर ITR। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम को कर दिया है। वो सीधा आपका फॉर्म 16 देखता है और आपका ITR देखता है, और अगर वो दोनों मैच नहीं हो रहा है तो देन दे विल जस्ट रेज अ क्वेरी और सेंड यू अ नोटिस। तो आप इंश्योर कीजिए कि आपका फॉर्म 16 और आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो हमेशा ऑलवेज मैच हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके एम्प्लॉयर ने, जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, वहां पर उसने मिस्टेक कर दी है फॉर्म 16 बनाने में। ठीक है, कोई डिडक्शंस को प्रॉपरली नहीं क्लेम किया हुआ है, सैलरी के फिगर्स को ऊपर नीचे कर दिया है। उस सिचुएशन में आप अपना ITR जो प्रॉपर फिगर्स है, जो रियल फिगर्स है, वो आप ITR में डिस्क्लोज कीजिए। जब आपके पास जब इंक्वायरी आएगी, जब नोटिस आएगा, तब आप उसको प्रॉपरली रिप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर कोई FD किया हुआ है अपने सन या डॉटर के नाम पे, जो अभी भी माइनर एज है, या फिर आपने अपनी वाइफ के नाम पे, अगर आपकी वाइफ कोई इनकम अगर उनका नहीं है, आपने अगर उनके नाम पे अगर कोई FD किया है, अगर उनको उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सारी इनकम को आपको अपने इनकम में क्लब करना होगा। बिना क्लबिंग के अगर आप क्लब नहीं करते हो तो आपके अकाउंट में पूरा इनकम टैक्सेबल हो जाएगा एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस। एंड लास्ट, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को ई-वेरीफाई करना ना भूलें। आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल तो कर देते हैं, बट लोग उसको ई-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं और इसकी वजह से उनका इनकम टैक्स रिटर्न वैलिड नहीं कहलाता है। तो आप अपने ITR को ई-वेरीफाई करवाइए। ई-वेरीफाई आपका आधार OTP के साथ भी हो सकता है और आपका पैन और आधार कार्ड लिंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये सारे इनकम टैक्स रिटर्न, सारे कंप्लायंसेस रिलेटेड टू स्टार्टअप्स, रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डू फॉलो आवर Instagram पेज। थैंक यू सो मच।